जय हिंद दोस्तों। कार्स एक ऐसी कंज्यूमर गुड्स हमारे देश में जो अगर है आपके पास तो आप प्लान करते हैं उसे अपग्रेड करने की कुछ वर्षों के बाद, और अगर नहीं भी हो तो फिर भी प्लान करते हैं हम सभी भविष्य के लिए। और शायद इसीलिए भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट विश्व की चौथी सबसे बड़ी मार्केट है बिक्री या सेल्स के ख्याल से, और जो वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी। लेकिन ये कुछ नाम हैं जिन्हें अच्छे से जानते होंगे हम सभी, और इन सभी नामों में दो बातें सामान्य हैं। पहला, ये सभी विदेशी कार मेकर्स हैं जो हमारे देश में आए, और दूसरी ये कि ये सभी कार मेकर्स अपने कारोबार को बंद करके जा भी चुके हैं। और केवल यही नहीं, टोयोटा एक और कंपनी जिसकी फॉर्च्यूनर हम में से बहुतों की फेवरेट होगी, वो भी मारुति के साथ कोलैब कर चुकी है। मतलब स्पष्ट है, अब टोयोटा भी हमारे देश में कोई भी विस्तार या एक्सपेंशन नहीं करने वाली। होंडा एक और प्रोमिनेंट प्लेयर हमारे देश के कार मार्केट में, उसका भी मात्र 2-3 मॉडल्स ही बेचने का प्लान है, और अपनी बाकी सभी मॉडल्स को फेज्ड या सिलसिलेवार तरीके से बंद करने का भी। इसे समझने के लिए एक और आंकड़ा देखते हैं। वर्ष 2021 से 2022 के बीच मारुति सुजुकी हमारे देश में सर्वाधिक कार्स बेचने वाली कंपनी, जिसका हमारे देश के कार सेल्स में डोमिनेशन या दबदबा 10% गिरा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल या एसयूवी प्रेफर करना। और ये एसयूवीज की चॉइसेस हर साल दर साल बढ़ती ही जा रही है हमारे देश के कार खरीदने वालों के बीच। और इस सेगमेंट की गाड़ियां हम सभी जानते हैं मारुति के पास ना के बराबर है। यानी आज लोग प्रेफर कर रहे हैं बड़ी गाड़ियां, ज्यादा पैसे देकर भी, जो मेंटेनेंस में हाई होंगी और माइलेज में कम। फिर भी मगर जब ये बात है तो फिर क्यों गई ये सारी प्रमुख कार कंपनियां हमारे देश को छोड़कर एक इमर्जिंग ऑटोमोबाइल मार्केट को? ना ना ना, हमारी हाई टैक्सेशन पॉलिसी या टैक्सेस एकमात्र कारण नहीं, क्योंकि हुंडई या उसकी किया या फिर मॉरिस गैराज एमजी विदेशी कंपनियां ही हैं जो आज हमारे देश में अच्छा बिजनेस कर रही हैं और प्रमुख कार ब्रांड में से एक है। तो आइए जरा समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मुद्दे को, जो ना सिर्फ हमारे रोजगार के अवसर कम कर रही है, बल्कि साथ ही साथ हमारे मेक इन इंडिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव का भी मजाक बना रही है विश्व पटल पर या दुनिया के सामने। फोर्ड या उसके जैसे अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अपने अमेरिकन कार्स को समान रूप से भारतीय बाजार में लाना। यानी अगर कोई मॉडल अमेरिकन मार्केट में सफल हुई तो सिंपली उसे लाना हमारे देश में बिना किसी बदलाव के हमारे देश के कार बायर्स के अनुरूप। अब आप समझो, अमेरिकन और इंडियन कार बायर्स बिल्कुल अलग हैं। अमेरिकन लोग जहां महंगी कार्स अफोर्ड कर सकते हैं हमारे मुकाबले, क्योंकि उनकी ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, वहीं हमारे देश में ज्यादा फीचर्स चाहिए होते हैं कम पैसों में। और यहीं अमेरिकन कार कंपनियां मात खा जाती हैं। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कार कंपनियां सिर्फ हमारे देश में फेल हुई। चाइना, साउथ अमेरिका, यूएई जैसे देशों के अलावा अमेरिकन कार्स को दुनिया भर के देशों में मुंह की खानी पड़ी बिजनेस के मामले में। तो अब ये सवाल स्वाभाविक है, अमेरिकन कार कंपनीज का तो समझा हमने, पर टोयोटा या होंडा और बाकी का क्या? विदेशी कार कंपनीज को हमारे देश के हिसाब से आर&डी या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना जरूरी होता है, ताकि वो हमारे ग्राहकों की जरूरतों और साथ ही टैक्सेस के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए। और अब यहां आता है हमारे देश का अत्यधिक टैक्स, 28% जीएसटी और 3 से 22% तक के सेस के रूप में। टोयोटा फॉर्च्यूनर का उदाहरण इसे स्पष्ट कर देता है। एक्स शोरूम 39 लाख की फॉर्च्यूनर को लेने के लिए 47 लाख खर्च करने पड़ते हैं किसी भी ग्राहक को। मतलब इतनी महंगी गाड़ी तो पक्का बड़ा मुनाफा देती होगी टोयोटा इंडिया को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डीलरशिप की अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए की कमीशन और केंद्र और राज्य सरकारों की 28% जीएसटी और 22% जीएसटी कंपनसेशन सेस लगभग 5 और 7 लाख रुपए तक हो जाती है। फिर रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ग्रीन सेस अगर डीजल की कार हो तो, और ये सब जाता है हमारी सरकार के पास। यानी लगभग 18 लाख रुपए तक दिए जाते हैं एक फॉर्च्यूनर बायर द्वारा सरकार को। यानी टोयोटा का मुनाफा मात्र 35 से 40 हजार रुपए। और इतने कम मुनाफे में इन कार कंपनीज का आर&डी या अपने बिजनेस को और बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। और अगर वो अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाएं तो वो बाकी कॉम्पिटिटर कंपनीज से बराबरी नहीं कर पाएंगी। और अगर प्राइसेस कम करें तो कार्स की क्वालिटी और सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज, जैसे मारुति, किया और हुंडई के क्वालिटी और सेफ्टी की हालत उनके क्रैश टेस्ट में साफ दिख जाती है, जो हमारे देश के बाहर इंटरनेशनल क्रैश टेस्ट में बिल्कुल इसके उलट हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
जब हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2030 तक 30% कार्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल होने का लक्ष्य रखा, तो ये बात भी बहुत बड़ा कारण बनी घाटे में चल रही कंपनीज की हमारे देश के मार्केट से वापस जाने की या अपने बिजनेस को समेटने की। क्योंकि ईवी एक बिल्कुल नई तकनीक है जो महंगी होने के साथ साथ जिसके सेगमेंट पे हमारी घरेलू कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स काफी पहले से कमांड कर रही हैं। तो एक लॉस मेकिंग या बहुत कम मुनाफे वाली विदेशी कंपनी का इसमें इन्वेस्ट करने का चांस शून्य। अगर हम 2016 से 2022 तक का डाटा देखें हमारे देश की कार सेल्स का, तो एक बात साफ रूप से दिखती है, कार्स की सेल्स इन सभी वर्षों में लगभग समान ही रही है, जो कि बढ़नी चाहिए थी एक सामान्य रूप से। और इसका एक प्रमुख कारण है कैब सर्विसेज, क्योंकि अब शहरों में हम में से कई कैब से ट्रैवल करना ज्यादा आसान मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई हेवी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ना ही पार्किंग के लिए सोचना, ना ही मेंटेनेंस और ना ही हेवी टैक्सेस, जीएसटी और रजिस्ट्रेशन के रूप में। आज दूसरे शहरों में जाने के लिए फ्लाइट्स, ट्रेन, वॉल्वो बसेस ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं हम में से बहुतों को। इसीलिए जब ज्यादा मांग ही नहीं होगी कार्स की, तो ये लॉस मेकिंग कंपनियां कैसे सोच सकती हैं किसी भी काया पलट के बारे में पहले से ही सफल कंपनियों को हटाकर। अब आखिरी बिंदु, फोर्ड, शेवोलेट, होंडा, टोयोटा या जनरल मोटर्स ऐसी कंपनियां हैं जो परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करती हैं, माइलेज पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास परफॉर्मेंस वाली ब्रांड्स नहीं है, पर उनकी निरंतर आर&डी ने उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों डिलीवर करने के लायक बनाया है। और जहां ये कंपनियां चूक जाती हैं, क्योंकि आर&डी पर खर्च हमारे देश के हिसाब से काफी महंगे का सौदा है इनके लिए, और नतीजा लो सेल्स। पर कहीं ना कहीं इन सारी बातों से ये बात तो स्पष्ट है कि इन सबके मूल में हमारे देश की एग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है, जिसके कारण टैक्सेस काफी ज्यादा अधिक हैं, जो विदेशी कार मैन्युफैक्चरर्स चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही क्यों ना सेटअप करें हमारे देश में, उनके पास मुनाफे का मार्जिन ही इतना नहीं होता कि वो एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाए। फिर आर&डी में इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है हमारे देश के हिसाब से, जैसे उदाहरण के लिए ईवी जैसी न्यू टेक्नोलॉजी का ही आना। और जब ऐसी कोई भी कंपनी देश को छोड़कर और अपने बिजनेस को बंद करके जाती है, तो वो ना सिर्फ हमारे रोजगार के अवसर खत्म करती है, बल्कि साथ साथ विश्व स्तर पर हमारे देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी एक बड़ी चोट देती है, जो कहीं से भी सही नहीं है। इसीलिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को यह ध्यान देना होगा कि कहीं हमारी टैक्सेशन पॉलिसी एक टैक्स टेररिज्म ना बन जाए बाहरी कंपनियों के लिए जो आना चाहती हैं हमारे देश में, रोजगार के अवसर देना चाहती हैं और अंततः हमारी इकोनॉमी में योगदान देना चाहती हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब हमारे चैनल को और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए एंड अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बातें करते हैं देश के एक और मुद्दे पर। जय हिंद।